हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं पहले। आप 5th क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, डिफाइन इट। तो जो ये वाला पार्ट है ये हमने क्वेश्चन 2 के 4th जो सेक्शन था क्वेश्चन 2 का उसमें कवर किया है, लेकिन अभी फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स एंड इट डज नॉट डिपेंड। थर्ड पार्ट है कैन यू लोकेट सम सिमिलैरिटी बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, व्हाट कैन यू इन्फर इफ द यूनिफॉर्म रिंग एंड अ यूनिफॉर्म डिस्क हैव द सेम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इतने पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वन बाय वन हम देखते हैं सारे पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, डिफाइन इट। तो रेडियस ऑफ जायरेशन पहले समझेंगे कि क्या है। देखिए, फॉर डिस्क एंड फॉर अगर हम दो ज्योमेट्रिकल शेप्स के अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उनका हम सेंटर एक्सिस के परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हम इसका रोटेशन देखते हैं तो हमको तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है वो इन द केस ऑफ डिस्क mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिलता है, इन द केस ऑफ रॉड ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मिलता है। लेकिन यही डिस्क के सारे मास को अगर हम एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दें, इस रॉड के सारे मास को हम एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दें और सेंटर से लेके जहां पे आपने मास पुट किया है रोटेशन के लिए, अगर हम वो डिस्टेंस भी सेम रखें तो दोनों ही केसेस में k की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेके इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेके सेम होगी। एंड इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा दोनों ही केसेस के लिए आप देख रहे हो mk स्क्वायर होगा। तो इस आपको इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है कि अगर हम होल मास किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे इस केस में इफ होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम, जैसे हमने देखा mk स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इसका जो मास का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे डिस्क के फॉर्म में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस केस में रॉड के फॉर्म में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केसेस का, वो ये रिलेशन होता है। तो अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ जायरेशन के का जो रिलेशन है वो ऐसे आता है, और ये रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इधर आता है पहले I इज इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फॉर डिस्क। इस केस में आते हैं I, अब इस केस में आप देख रहे हो कि I इज इक्वल टू mk स्क्वायर है। अगर हमने पूरे डिस्क का मास यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, तो इसके जो I की वैल्यू है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इस वाले इक्वेशन पे, और m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचता है k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो k का वैल्यू होगा r डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पे k का जो r से रिलेशन है ये आया है फॉर डिस्क। फॉर रॉड k का l से, इसकी लेंथ से जो रिलेशन आया है वो 1 बाई √2 टाइम्स आया है वैल्यू। तो इन केसेस में आपको क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये है कि किसी आपका अगर हमको मास का और आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू मालूम है, ठीक है, इनका वैल्यू मालूम है अगर हमको तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलता है, और इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं उसी मास का और उस रेडियस ऑफ जायरेशन का एक्चुअल शेप बॉडी का क्या है। मतलब k की वैल्यू किस ऑब्जेक्ट के लिए l डिवाइडेड बाई √12 होगी, k की वैल्यू किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस शेप के लिए r डिवाइडेड बाई √2 होगी। अगर जो आपका एक्सिस है अलोंग द सेंटर है, आपके यहाँ पे भी एक्सिस हमारा अलोंग द सेंटर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये हमको पता चलता है। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड एंड डज नॉट। तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ये है हमारे पास। सबसे पहले जो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो है साइज पे। जैसे जैसे आप r इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि k की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। सेम वे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे शेप को आप चेंज कर रहे हो, जैसे इस केस में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिंग ले रहे हैं, हम इसको हम रिंग ले रहे हैं यहाँ पे, और ये जो ऑब्जेक्ट इसको हम डिस्क लेते हैं। तो रिंग के केस में r और k का रिलेशन ऐसे होता है, ये हमने किया है कैलकुलेट, ये दोनों इक्वेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
डिस्क के केस में के और आर का रिलेशन ऐसे होता है, आर डिवाइडेड बाई √2। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप पे डिपेंड करता है। अगर रिंग है तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर आर है तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी एक्सिस अलोंग दी विच एक्सिस आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे इस केस में हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को हम रिंग ले रहे हैं, लेकिन ये जो है ये अबाउट अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट है यहाँ पे आई, और यहाँ पे आई है अलोंग दी डायमीटर के अबाउट आई की वैल्यू है। तो दोनों केसेस में के की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। इसके केस में अलग है, इसके केस में अलग है। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का अबाउट एन एक्सिस अगर डिफरेंट है तो उस पर भी रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये कैसे डिफरेंट है आप ये देखेंगे और ये नोट करेंगे इसको। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि आप सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ जायरेशन में कोई सिमिलैरिटी लोकेट कर सकते हैं क्या। तो पहले समझेंगे सेंटर ऑफ मास क्या है। ये दोनों ही हमने पढ़ा है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन अभी हमने पढ़ा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमको मालूम है कि जब पूरे हम किसी ज्योमेट्रिकल किसी ऑब्जेक्ट का मास सेंट्रलाइज कर देते हैं और फिर हम स्टडी करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जहां पे वो मास लोकेट है वहां का जो डिस्टेंस होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टडी करते हैं हम, तो उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का सारा मास जो एज्यूम करते हैं हम कि ये वो किसी सेंटर में लोकेटेड है या किसी सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे ये पेन का हम केस कहें तो इसके केस में हम कैसे समझेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे। अगर आप इसको यहां से होल्ड करेंगे तो ये ऐसे इधर ड्रॉप हो जाएगा, यहां से होल्ड करेंगे इधर ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ कहीं सेंटर में हम इसका मास एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे जाके ये कहीं इसकी बैलेंसिंग होगी सेंटर में आके। जैसे यहाँ पे ये ऐसे बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है 11th में। रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में भी हमने अभी पूरा इसका आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ा। तो अब ये तो इनका डेफिनेशन था। अब सिमिलैरिटीज कैसे हम इनमें क्या रिलेशन हम या कुछ सिमिलर है क्या वो लोकेट कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन के केस में क्या होता है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे मास है, ये जो सेंट्रलाइज किया हुआ मास है यहाँ पे है, तो यहां से लेके यहाँ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मास है पॉइंट मास, इसके बीच के डिस्टेंस को हम के कहते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस इतना है, ठीक है, अगर के की वैल्यू लेस है तो जो आई की वैल्यू होगी वो भी लेस होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका लेस होगा। सेम केस में अगर ये है, आपने इसको थोड़ा डिस्टेंस में रखा है, अब अगर आपने के को इंक्रीज किया है तो आई की वैल्यू भी इसकी इंक्रीज होती है। अब हम ये देखते हैं कि इस केस में ये पॉइंट मास क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये पॉइंट मास ऐसे मोशन कर रहा है। तो इस पॉइंट मास का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो इस रिलेशन को ओबे करता है। वो करता है टॉर्क, नेट टॉर्क जो इस पॉइंट मास पे अप्लाई हो रहा है और उसका मास एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। तो इस रिलेशन को ये ओबे करता है, ठीक है। सेम वे एक्सेलरेशन के केस में भी होता है, ये सेंटर ऑफ मास के केस में भी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या, इस केस में यहां पे मास सेंटर्ड है, आपने मास को थोड़ा सा दूर रखा, आपने मास को पास रखा, यहाँ पे आई में चेंज आया और ये जो एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन उसने ये रिलेशन बताया। सेम इन द केस ऑफ अगर हम ये रॉड की बात करते हैं और इसका यहाँ पे सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इस पॉइंट मास का जो एक्सेलरेशन है, अभी अगर ये भी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, ये एक्सेलरेट हो रही है, तो इस पॉइंट मास का जो ए है, इस पॉइंट मास का जो ए है एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ओबे करेगा ये रिलेशन विच इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, इसको रिलेशन को ओबे करेगा। ये जो एफ नेट है ये आपका इस पॉइंट मास पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इस बॉडी में उनका सम है और ये रिलेशन है। तो ये दोनों इन केस में हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों ही ये एंगुलर के टर्म में, ये लीनियर के टर्म में एक ही टाइप ऑफ रिलेशन को ओबे करते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का पार्ट था, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो आपके व्हाट कैन यू इनफर द यूनिफॉर्म रिंग एंड अ यूनिफॉर्म डिस्क हैव द सेम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहां पे आपको बताया कि के आर और के डी सेम होते हैं, रिंग के और डिस्क के आपके रेडियस ऑफ जायरेशन सेम है। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, या क्या आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे, यहाँ पे पहले हम रेडियस ऑफ आपका रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है।
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ पे रेडियस रिंग के लिए हमने r लिया है, रेडियस डिस्क के लिए हमने यहाँ पे rd लिया है। ठीक है, अब जब हम रेडियस ऑफ जायरेशन रिंग के टर्म में बताते हैं तो ये रिलेशन हमको मिलता है। ये कहाँ से आता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये आई इक्वल टू एम के स्क्वायर पुट कर देंगे हम वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन की, और यहाँ पे एम के स्क्वायर में एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा, उससे हमको ये वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे हमको रिलेशन दिख रहा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू आर ऑफ रिंग। अब इस वाले हम डिस्क पे आते हैं तो डिस्क से भी हमको ऐसे ही इक्वेट करके ये एक्सप्रेशन मिलता है, ये हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू आर डी डिवाइडेड बाई √2। तो अब हमें मालूम है कि के डी इज इक्वल टू के आर होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। ठीक है, के आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और हमको मालूम है कि अगर और हम के आर से आर का रिंग का रेडियस का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम ये बता सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन से हम आर के रिलेशंस भी बता सकते हैं कि रिंग का जो आर है और डिस्क का जो आर है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो गिवन है, हमको तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रूव करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर सेम। इन केसेस में ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब के डी इज इक्वल टू के आर, आप ये भी बता सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमको ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आर एप्लीकेबल, स्टेट द रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो हमको इसमें कंडीशंस बतानी है कि आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए क्या कंडीशंस हैं वो बतानी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हम कैलकुलेट करने के लिए हमको जो कंडीशन चाहिए वो ये चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है, सपोज ये इसका एक्सिस है, आपने यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस मान के फिर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे इस पॉइंट के एक्सिस जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हमने सी लिखा है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। बस इसमें ये कंडीशन है कि वी नीड टू एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर with one of them passing through the center of mass of the object, और दूसरा जो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। मैथमेटिकल जो इनका एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है कि जिस ऑब्जेक्ट का हमको फाइंड करना है IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इक्वल टू होता है सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पूरे ऑब्जेक्ट का पूरी बॉडी का मास इनटू इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो, उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो ये प्लस IC, ये सेंटर ऑफ मास से जब रोटेशन हो रहा है इसका वैल्यू, ये दोनों का सम होता है I, जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं I को। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए कंडीशंस देखेंगे। देखिए, इस थ्योरम में हमको चाहिए होता है एक सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है तो वो तो हमको चाहिए होता है लैमिनार ऑब्जेक्ट। लैमिनार ऑब्जेक्ट एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये पेज है, जैसे इसको भी आप मान सकते हो, ये पेपर है, एकदम थिन पेपर, तो उसको हम लैमिनार ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस पेपर को ही हम इमेजिन करते हैं। तो इस केस में वी नीड लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट एक्सिस, जिनमें से जो 2 एक्सिस होंगी वो प्लेन पे ही लाई करेंगी। जैसे यहाँ पे x और y एक्सिस है, वो इस पेज के ऊपर लाई कर रहे हैं, और z एक्सिस को आप ये पेन का एक्सिस मानो, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऐसे। ठीक है, फिर से देखते हैं। 2 ऑफ देम इन द प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो x y ये ऑब्जेक्ट के प्लेन के ऊपर है, और जो थर्ड है परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये कंडीशन परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल फॉर्मूला है, IZ जो परपेंडिकुलर है एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम होता है x और y एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एंगुलर मोमेंटम with the angular velocity of a rigid body। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी भी है। हमको सबसे पहले क्या देखना है इसमें, सबसे पहले ये चेक करेंगे हमको इसमें क्या फाइंड करना है, क्या ड्राइव करना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L, इनका रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो L के रिलेशन के लिए हमको मीन्स कहां से रिलेट करना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम से, P से रिलेट करना पड़ेगा। और P किससे रिलेट करता है, मास एंड वेलोसिटी से। फिर हम ऊपर आएंगे, मतलब हमको किससे रिलेट करना है, वेलोसिटी से रिलेट करना है।
अब क्योंकि हमको एंगुलर वेलोसिटी भी चाहिए तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है। तो ये 2-3 चीजें हमको ध्यान में रखनी है। चलिए इसको करते हैं। आपने स्टार्ट करना है ऐसे, एक रिजिड बॉडी है, ये इसका आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है ये बॉडी, लेकिन हम कुछ ही मास लेंगे बेसिस में। सपोज एक मास ये है। अब देखो ये बॉडी रोटेट करती है तो सारे, इसका मतलब सारे पार्टिकल्स रोटेट करते हैं ना। तो अगर हम सिंगल एक मास पॉइंट मास का अगर हम रोटेशन देखते हैं और उसका हम सम करते हैं तो हमको वैल्यूज एक्सप्रेशंस मिलते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे m1 है, m2 है एंड यहाँ पे mn लिया है, कोई भी नंबर ऑफ आपका मास पॉइंट मास है। यहाँ पे एक्सिस से इनका डिस्टेंस है r1 r2 rn। तो ये तो आपको पता चल गया। अब ये जो पॉइंट मासेस हैं, ये जो आपका बॉडी है, ये बॉडी में आपके अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस जो इसका रोटेशन है वो है ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में ओमेगा तो सेम होगा लेकिन लीनियर स्पीड अलग अलग होंगी इनकी। ये जितने मासेस हैं इनकी लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। तो v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा, और हम फर्स्ट मास, सेकेंड मास, थर्ड मास एंड सो ऑन, सबके हर मासेस का हम vn तक इन सबका लीनियर स्पीड देखेंगे। फिर क्या करेंगे हम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम के टर्म में हमने इसको एक्सप्लेन करना है पहले। तो वी नो दैट लीनियर मोमेंटम में P इज इक्वल टू mv होता है। तो यहाँ पे v क्या है, r ओमेगा। तो फॉर मास 1 के लिए ये वैल्यूज ऐसे हो जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम r टाइम्स ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। तो अब यहाँ पे हमको मालूम है कि P1 की वैल्यू कितनी है, mr ओमेगा और mr और एक और r यहाँ पे ऑलरेडी है तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप वैसे भी आप नीचे देखेंगे कि mr स्क्वायर क्या होता है, ये I होता है। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और ये ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एंगुलर मोमेंटम L और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसका रिलेशन बता रहे हैं। तो ऐसे ये रिलेशन आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप साथ साथ में इसको इन सबको कॉपी करेंगे क्वेश्चंस को समझने के बाद। सेम वे 8th क्वेश्चन भी है। इसमें आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो एंगुलर एक्सेलरेशन वी नो अल्फा, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें भी हमको पॉइंट मासेस के सारे करके फिर उनका सम कर देना है और उसका रिलेशन टॉर्क से। तो ये रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो इस रिलेशन में हमको एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले लीनियर एक्सेलरेशन देखना होगा। सारे पॉइंट मासेस का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो होगा r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन भी हमको मालूम है, ये वाला। तो अगर हम फर्स्ट m1 की बात करते हैं तो m1 का जो m1 पॉइंट मास है उसका एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है ये r1, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड सो ऑन। अब ये पार्टिकल जब एक्सेलरेट हो रहे हैं तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तभी तो एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो फोर्स के टर्म में हम लिखेंगे इसको F इज इक्वल टू ma, m1 बॉडी के लिए m1 a1 का वैल्यू हमको मालूम है यहाँ पे r अल्फा, यहाँ पे r अल्फा हमको ये मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एंड सो ऑन, सारे आपके जितने भी मासेज हैं उन सब का हम यहाँ पे F1 फाइंड आउट करेंगे। Fn नंबर्स का यहाँ पे नीचे इधर लिख दिया मैंने। तो अब ये जो फोर्सेस हैं ये टेंजेंशियल हैं फोर्सेस सारे। तो अभी रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हम इसको किस टर्म में लेंगे, हम इसको टॉर्क कहते हैं। आपको मालूम है जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं और वो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है तो हम इसको टॉर्क कहते हैं और वो होता है r टाइम्स फोर्स के। तो यहाँ पे भी आपने F1 की वैल्यू पुट करनी है और r ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये हमको मिलेगा mr स्क्वायर, हमको I देगा और ये अल्फा। तो ये रिलेशन हमको मिलेगा आगे यहाँ पे जाके, इधर जाके। यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आएगा इधर, इफ रोटेशन ऑन सेम सिंगल प्लेन है तो डायरेक्शन विल बी सेम, देन नेट टॉर्क जो होगा वो सम ऑफ और जितने भी पार्टिकल्स पॉइंट मासेस जितने टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सबका सम होगा। ये सम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अल्फा कॉमन ले लेते हैं, m1 r1 स्क्वायर टू दी n नंबर ऑफ mr स्क्वायर और ये हमको I मिल जाता है यहाँ पे mr स्क्वायर, ये I हो गया इसका वैल्यू और ये अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिलेशन है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क का। तो स्टूडेंट्स आज ये 8th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करते हैं, फिर 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम जल्दी आते हैं। थैंक यू।